आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज तक पे जो देखते हैं कि क्या आशुतोष जी इसका एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट आज तक को जाता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या क्या हो रहा है। आशुतोष जी, मेरा प्रश्न यह है सीधा कि अगर आप हमेशा चुनाव आयोग पहले ईवीएम था तो ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे 2 वोटर है, वोटर ही ठीक करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है, पूरी प्रक्रिया उसी के लिए की जा रही है। वोटर सुनिश्चित हमने आज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, जो कि यहाँ के नागरिक नहीं है। तो आप मतलब हमेशा कोई ना कोई स्केपगोट खोजेंगे। आपने लास्ट तक तेजस्वी को अनाउंस नहीं किया, आपने महाराष्ट्र में लास्ट तक उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, तेजस्वी का लास्ट में नाम लिया और आपने डेप्यूटी बना लिया उनको। 10 सीट पर हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। भाई ये सब क्या मतलब, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आशुतोष क्या तकलीफ है इनको? अंजना ओम कश्यप जी बताती हैं कि जो इशू रहे महागठबंधन की तरफ से कि लास्ट समय तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के चक्कर में जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो गहमागहमी रही, खींचतान रही, उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो देखते हैं आशुतोष जी इसका क्या एनालिसिस देते हैं। अगर 37% वोट इनको मिला है और वहां का 47% वोट जा रहा है तो 10% का अगर गैप है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई इतना परसेंट गैप, आपका वोट शेयर नहीं इंक्रीज हुआ, उनका वोट शेयर 37 से बढ़ के अगर 47 बढ़ रहा है, कुछ तो कारण होगा। अब सही बात आशुतोष जी ने बताया, 10% वोट का गैप है तो कुछ तो कारण रहा होगा। अब यही नहीं, अभी और सुनिए कारण जो बताया जाएगा वो देखिएगा कि बूथ वाइज जो माइक्रो मैनेजमेंट था बीजेपी का, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, जो कि ध्यान देने योग्य बात है। और यह एक स्टडी का विषय है कि कैसे बीजेपी बूथ, हर एक बूथ पे बड़े बड़े मंत्रियों को उतार के कैसे बूथ लेवल तक ये मेहनत करती है। आप अगर उसको या तो खुल के कहिए कि वोट चोरी हुई, बेईमानी हुई और अब हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट चोरी का आरोप भी लगेगा और उसके बाद आप चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात क्या है, मुझे लगता है कि महागठबंधन को इस बारे में वाकई में बैठ के सोचना चाहिए। और मैं बार बार इस बारे में कह रहा था कि यहाँ तो जी सही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है तो आप चुनाव का विरोध कीजिए। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के हर एक फैसले को मान भी रहे हैं और रिजल्ट के बाद चुनाव आयोग पर दोष भी दे रहे हैं। ये जो कास्ट अलायंस मान्य था एनडीए का, वो ऑन पेपर बहुत सॉलिड था। हमें संदेश सिर्फ उसके पॉलिटिकल अलायंस को लेकर था, जो बार बार कहा जा रहा था मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं पेश कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट तक आते आते उन्होंने उसको बहुत मजबूती के साथ उसको कोऑर्डिनेट किया। और चूंकि कास्ट अलायंस बहुत पावरफुल था, इस वजह से, और जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट इन द सेंस की बूथ लेवल पे जाके मैनेजमेंट किया, अमित शाह वहां जाके बैठे, उनके करीब 200-250 नेता वहां जाके बैठे, पूर्व चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जाके बैठे। तो अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी लेके काम करके आप वैसा ही काम महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के लोगों ने किया, अगर वैसा ही काम किए होते, फिर हार गए होते, तो चलिए हम एक बात मान लेते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण विनोद जी बताती हूँ, जल्दी से। चौहान पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री, अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है भाई। हर जगह संभाल। दोस्तों ये इस बार के चुनाव में था और हमेशा बीजेपी करती है कि दूसरे स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या बड़े बड़े नेता है, उनको जिस राज्य में चुनाव होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जिम्मेदारी दी जाती है। आप समझिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री है और उनको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी संभालना, तो कितना इफेक्टिव काम होगा। तो वर्क पावर जो मैनेजमेंट है बीजेपी का बहुत ही बेहतरीन है और इसी कारण वो इतना सफल पार्टी है। आगे देखते हैं। रहे हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताती हूँ, मेरे कांग्रेस पार्टी के नेता से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए इनके डेप्यूटी सीएम है, साइड में ऐसे खड़े गलियारे में जैसे कोई कार्यकर्ता हो, और मतलब जिस तरह से ये लोग डटे हुए, तो उन्होंने कहा तो हमारे यहाँ तो कोई फॉर्मर डेप्यूटी सीएम भी ऐसे खड़ा नहीं होगा जो फॉर्मर हो। देखिए अंजना जी, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, पर चुनाव आयोग पे दोष मढ़ना कितना सही आपको दिख रहा है और अंदर न झांकना कितनी बड़ी दिक्कत? नहीं, देखिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने अंदर झांकने के बाद अपनी जो कील कांटे दुरुस्त करिए और आपको प्रक्रिया में जो दिक्कतें आई हैं उनके बारे में बात करिए। और उनके बारे में कंप्लेंट करिए जो रास्ते खुले हुए हैं। तो नंबर 1, जो आशुतोष ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तेजस्वी यादव नेता विधायक दल भी चुने जाएं और आरोप भी लगाए महागठबंधन की चुनाव आयोग ने जो है बेईमानी की, तो फिर अगर बेईमानी की आपका आरोप है, आपको विश्वास है कि बेईमानी हुई है, तो आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। सारे महागठबंधन के विधायक इस्तीफा दें और कहें हम इस प्रक्रिया से अपने को बाहर करते हैं। ये दोनों काम नहीं चलेंगे कि चुनाव भी लड़ें
और तो अगर जीत जाए तो कहते बहुत बढ़िया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर दी, हम जीत गए। और हार जाए तो बेईमानी। तो अगर बेईमानी का आरोप आपका है तो आप फिर अपने को अलग करिए चुनाव प्रक्रिया से, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा ये हाँ, है जल्दी से। कि मैंने खुद इस बात तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अतुल जी इंतजार स्वतंत्र कीजिए। देव सिंह, हाँ। जो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पर्चा बांट रहे थे वहां बिल्कुल बक्सर में। ऐसी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट उन पत्रकारों ने दी है जो एंटी बीजेपी माने जाते हैं, कि किस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो 9% वोट 9% बढ़ा है, जो एक्सेस वोट पड़ा है, उसका अधिकतम भाग बीजेपी को गया है। ठीक है, सुबोध NDA मेहता को जी गया है, जल्दी मतलब। से, ये जो आपको एनालिस्ट बता रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है या आपको अभी भी लग रहा है कि ये चुनाव आयोग, मतलब सवाल तो यही है ना कि आप कभी ना कभी एक स्केपगोट ढूंढ ही लेते हैं। कभी वो स्केपगोट मीडिया होता है, कभी वो स्केपगोट चुनाव आयोग होता है, कभी वो स्केपगोट कोई और होता है, ईवीएम की मशीन हो जाती है, कभी एसआईआर की प्रक्रिया हो जाती है। रिव्यू करने का तो सबको मौका मिलता है ना सुबोध जी। अंजना जी देखिए, आज हमारा बैठक भी हुआ है और हम लोगों ने जो है प्राइमा फेसिया ये हम बता सकते हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई मीटिंग में कि लगभग 200 का जो गांव थे, के गांव में 200 लोगों ने हमें वोट दिया, एफिडेविट देने को। ये राजद के प्रवक्ता, ये उनका बोलना है कि जिस बूथ पे उनको पता था, जानकारी मिली थी कि 200 वोट हमारे पक्ष में गए हैं, उन पे वहां पर ये बोल रहे हैं कि हमें 10 के अंदर वोट मिला। अभी इनको कैसे पता चला? तैयार है और वहां पर हमारा वोट 1 और 2 निकला है। पहला। दूसरा ये है कि अभी पप्पू यादव भी कह रहे थे कि ऐसा संयोग है या प्रयोग है कि 1,22,000 से ऊपर वोट आया है, 10-5 वोट का सिर्फ डिफरेंस है। ये भी एक प्रयोग है। दूसरी ये है कि जो पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे थे और जो है ईवीएम के माध्यम से हम हार रहे थे, और उसके जो पोस्टल बैलेट की बात करें तो 2015 में जब नीतीश जी और राजद ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उस समय 11 बजे तक रिजल्ट में पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे चल रही थी, और आगे चल के बीजेपी की हार हुई थी। तो पोस्टल वाला बात तो भैरी लग नहीं रहा। उससे भी जो बड़ी बात है कि 10,000 की जो बात हो रही है अंजना जी, तो 10,000 हम जो है सीमांचल में जो जीते हैं एआईएम, वो 10,000 से क्या, वो 10,000 उनको। हाँ, ये 10,000 वाली बात सीरियस है, क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए भारत जैसे गरीब देशों में पैसा बांट के चुनाव जीतना ये बहुत ही गलत प्रथा केजरीवाल जी ने शुरू की थी, और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि फ्री ब्रीज कोई सॉल्यूशन नहीं है गरीबी हटाने का। ये एक तरीके से खतरनाक रूप ले रहा है चुनाव जीतने के लिए, जो कि उस स्टेट को काफ़ी नुकसान करेगा आने वाले दिनों में। तो ये तो बहुत गलत प्रथा शुरू हुई है। उन महिलाओं को नहीं मिला था, तो ये भी एक डिस्पैरिटी निकल कर आ रही है। और इस तो सारी पिछली बातों बार को क्या लेकर एआईएमआईएम नहीं जीती थी? पिछली बार भी नहीं। तो 5 जीती थी, तब कौन सा ये- एसआईआर हुआ था? नहीं, हम 10,000 वाली बात कर रहे हैं कि 10,000 का अगर बोला जाए कि महिलाओं ने वोट दे दिया तो हम लोग हार गए, तो वहां एआईएम फिर जीत के अपना रिटेन की है। तो ये कैसे हो सकता है डिस्पैरिटी? क्या ऐसा हुआ है? इन सब वो तो बातों को लेके, इन सब बातों को उनका लेके तो हम आधार लोगों ही की- मुस्लिम वोटर है ना, वो तो ढूंढते वो हैं। तो है। जो 5 सीटें उन्होंने जीती हैं, उसमें मिनिमम 64% मुस्लिम पॉपुलेशन वो है। है, वो 50% में भी 67% उनका काम नहीं चलता है। 64% चाहिए तभी जीत पाते हैं वो। मिनिमम उनका ये है। जल्दी से आप गौरव भाटिया जी आप दीजिए, उसके बाद मैं संजय कुमार जी के पास जाऊंगी, जेडीयू के प्रवक्ता है, जो ये दोनों के आरोप है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से पहले मैं ये बताऊं कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लीडर आत्मचिंतन नहीं करते हैं और झूठे तथ्य डिबेट में आके बोलते हैं। इन्होंने कहा 45 दिन तक इलेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, 45 दिन तक तो वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है ना? ये जो सारे आरोप आपके चैनल पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं ये इलेक्शन पिटीशन फाइल करते? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लगता है कि गलत हुआ है, धांधलेबाजी हुई है, मिली भगत है इलेक्शन कमीशन और हाँ, जीतने ये वाले भी सोचने वाली बात है। आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट की फाइल करिए इलेक्शन पिटीशन, और 15-20 दिन बाद आज तक पे बैठ के हिसाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला? इन्होंने कहा मशीन रीडेबल इलेक्टरल रोल नहीं दिया। इनको यह भी नहीं पता है कमलनाथ का केस है सर्वोच्च। दोस्तों, यहाँ पे तो ये एक बात लगता है कि विपक्षी को, महागठबंधन को मुद्दा सेलेक्ट करने में गलती हुई है। प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए थे, अगर महागठबंधन उस मुद्दे को और जोर शोर से आगे बढ़ाती तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन
बिहार जैसे राज्यों में एसआईआर, वोट चोरी, ये सब कोई मुद्दा नहीं रहता है। वहाँ पे गरीबी, पलायन, रोजगार, ये सब मुद्दे जोर शोर से उठाने चाहिए था। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिबेट में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिली होगी।